अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद है सहरियाब अफरीदी। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। आज प्रोग्राम में शामिल करेंगे कुछ ऐसे खिलाड़ियों की दास्तान जिनकी फील्ड पर पोजीशन बदलने के साथ उनकी किस्मत की देवी भी उन पर मेहरबान हो गई। इसके बारे में एक दिलचस्प रिपोर्ट। यूरो क्वालिफायर्स में पुर्तगाल की शानदार फतह, आइसलैंड को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त देकर मैच में फतह हासिल की। मैच की खास बात, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जीनत बन गया। यूरो क्वालिफायर्स के एक और मैच में अर्लिंग हालैंड की नॉर्वे ने साइप्रस को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। ब्राजीलियन स्टार नेमार पर आजकल किस चीज का भूत सवार है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। इंग्लिश प्रीमियर लीग की रनर अप आर्सेनल की क्यों मेगा ऑफर को मुस्तरद किया वेस्ट हैम ने। सऊदी प्रो लीग जो कि आजकल बहुत ज्यादा यूरोपियन प्लेयर्स को अपनी लीग में ले रहा है, यहां पर चेल्सी की समर सेल से फायदा उठाया। कैसे फायदा उठाया, ये सब कुछ जानेंगे आज गोल्डन बूट में। प्रोग्राम का आगाज करेंगे कुछ ऐसे खिलाड़ियों की कहानी से जिनकी फील्ड पर पोजीशन चेंज हुई, और अफरीदी उनकी फील्ड पर पोजीशन क्या चेंज हुई, बल्कि उनकी तो किस्मत ही चेंज हो गई और उसके बाद बहुत बड़े बड़े स्टार्स और बड़े बड़े लेजेंड्स हमें देखने को मिले। तो ये कितना ज़रूरी होता है एक प्लेयर को रिकग्नाइज करना कि वो किस पोजीशन पे अच्छा खेल सकता है और दूसरी पे नहीं खेल सकता। अभी करंटली भी ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं, लेकिन ये एक हमने रिपोर्ट तैयार किया कुछ ऐसे प्लेयर्स के बारे में। आइए आपको दिखाते हैं। कभी कभार फुटबॉल में आप कामयाबी से सिर्फ एक फैसला दूर होते हैं। आज हम आपको ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने कैरियर की इब्तिदा में अहम फैसले किए और इससे बेहद फायदा हासिल करने में कामयाब हुए। हमारी दरियाफ्त की गई इस फहरिस्त में ऐसे फुटबॉलर शामिल हैं जिन्होंने फुटबॉल फील्ड पर अपनी पोजीशन तब्दील करके कामयाबी के सफर का आगाज किया। इन खिलाड़ियों में सबसे पहला नाम नेपोली के जोरो विक्टर ओसिमेन का है। नाइजीरियन सेंटर फॉरवर्ड को दुनिया के बेहतरीन स्ट्राइकर्स में शुमार किया जाता है, मगर बहुत से शायकीन फुटबॉल ये यकीन नहीं करेंगे कि इसने कैरियर की इब्तिदा गोलकीपर के तौर पर की। ये इंकिशाफ इसने अपने एक इंटरव्यू के दौरान भी किया कि वो कैरियर की इब्तिदा में गोलकीपर था और इसके बाद उसे डिफेंडर के तौर पर मुंतखब किया गया। सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन जहां इसे सबसे ज्यादा कामयाबी मिली, इसके कैरियर में ऐसी तब्दीली का बाइस बनी कि इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बुंडेसलीगा के क्लब वोल्फ्सबर्ग ने इसे साइन करते हुए इस पर यूरोप का दरवाजा खोला। गोल से निकलकर आउटफील्ड प्लेयर बने विक्टर ओसिमेन से बिल्कुल मुतजाद थीबा कोर्टियोस ने इससे बिल्कुल मुख्तलिफ किया। बेल्जियम के लेजेंडरी खिलाड़ी ने लेफ्ट बैक के तौर पर बेल्जन वीवी के साथ कैरियर का आगाज किया, मगर साल 1999 में गैंग में शामिल हो गया। वहां तबादले के साथ ही वो गोलकीपर बन गया। गोलकीपर बनने के बाद इसने फतुहात की लाइन लगा दी। वर्ल्ड कप गोल्डन ग्लव विनर, प्रीमियर लीग गोल्डन ग्लव विनर और ला लीगा में गोलकीपर ऑफ द सीजन। ये सारे अवार्ड्स देखकर आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि उसने अपने कैरियर का बेहतरीन फैसला किया। कोटा इसका साबिक टीम मेंबर गैरेथ बेल, उसके साथ जो हुआ वो तो सभी ने देखा होगा। उसने साउथहैम्पटन के साथ लेफ्ट बैक के तौर पर शुरू किया। 2007 में इसका तबादला टॉटनहैम में हुआ। साल 2010 में हैरी रेडनैप ने इसे कायल करने की कोशिश की कि वो पिच पर आगे खेले, क्योंकि बतौर लेफ्ट बैक बेनो एसो एकोतो भी मौजूद था और वो अच्छी फॉर्म में भी था। बेल ने अपनी जगह तब्दील की और विंगर बन गया। उसने उस सीजन में शानदार कारकर्दगी पेश की। पोजीशन बदलने से इसकी कारकर्दगी में खातिर ख्वाह बेहतरी आई। इसने फर्स्ट लेग के मुकाबलों में हैट्रिक स्कोर की और सेकंड लेग में 2 असिस्ट भी फराहम की। वो अपनी पोजीशन से आगे जाकर खेलने में निहायत पूरा एतमाद महसूस कर रहा था। उसके बाद गैरेथ बेल विंगर के तौर पर माना जाने लगा। अल्फोंसो डेविस की कहानी इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो गैरेथ बेल की तरह बैक से फ्रंट नहीं, बल्कि फ्रंट से बैक जाकर कामयाब हुआ। बायर्न म्यूनिख ने इसे फॉरवर्ड के तौर पर साइन किया, मगर साल 2019 और साल 2020 के सीजन में बायर्न के उस वक्त के कोच नेको कोविच ने इसे लेफ्ट बैक के तौर पर इस्तेमाल किया। उस वक्त टीम के डिफेंडर्स के जख्मी होने की वजह से कोच की यही तरजीह थी। पोजीशन बदलने पर वो एक इंतहाई मुनफरिद खिलाड़ी बन गया। फरवरी 2020 में अल्फोंसो डेविस ने अपने कैरियर की यादगार परफॉर्मेंसेस में से एक पेश की। चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 में चेल्सी के खिलाफ उसके बेहतरीन खेल ने उसे पूरी दुनिया में शोहरत दिला दी। बायर्न म्यूनिख के साथ इसके कैरियर के पहले सीजन में इसने क्लब को चैंपियंस लीग जितवाई। अगले सीजन में अपने टाइटल का दिफा करते हुए क्लब रनर अप रहा। हमारी फहरिस्त का अगला शानदार खिलाड़ी वर्जिल वैन डाइक भी अपनी पोजीशन को बदलकर किस्मत बदलने में कामयाब हुआ है। उसने भी सेंटर बैक के तौर पर आगाज किया। 17 साल की उम्र तक उसने राइट बैक के तौर पर फुटबॉल जारी रखा। उसके कद में इजाफे की वजह से इसकी पोजीशन तब्दील कर दी गई। उसे सेंटर बैक के तौर पर खिलाया गया। वो साल 2013 में सेल्टिक, 2015 में साउथहैम्पटन और साल 2018 में लिवरपूल में शामिल किया गया। आज के दौर में वर्जिल वैन डाइक को दुनिया का बेहतरीन सेंटर बैक कहा जाता है।
फुटबॉल पर तबसरा करने वालों के मुताबिक वर्जिल अपनी पोजीशन तब्दील किए बगैर इस मकाम तक नहीं पहुंच सकता था। राइट बैक से सेंटर बैक तक की तब्दीली का सफर हिस्पानवी फुटबॉलर सर्जियो रामोस भी कर चुका है। उसने सेवेला की जानिब से राइट बैक के तौर पर आगाज किया। साल 2010 में स्पेन की जानिब से वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल होते हुए वो राइट बैक था, क्योंकि सेंटर बैक की पोजीशन पीके जैसे खिलाड़ी के पास थी। इसी साल पेपे को रियल मैड्रिड में इंजरी का शिकार होने के नतीजे में इसकी पोजीशन तब्दील करना पड़ी, मगर रैमोस ने बहुत कम वक्त में अपनी नई पोजीशन पर अपना सिक्का जमा दिया। रैमोस के सेंटर बैक बनने की कहानी के बाद शायद आपको जेरार्ड पीके के बारे में जानकर हैरानी हो। फुटबॉल शायकीन में से बहुत से ये नहीं जानते होंगे कि जेरार्ड पीके भी हमेशा सेंटर बैक नहीं था। पीके ने अपने कैरियर की पहली लीग मार्च 2006 में मैनचेस्टर यूनाइटेड की जानिब से खेली। उसने आगाज राइट बैक के तौर पर किया। गैरी नेवेल इस मैच में इंजरी की वजह से दस्तयाब नहीं था। साल 2006 में इसका तबादला रियल ज़ारागोजा में हुआ, जहां इसे मुस्तकिल तौर पर सेंटर बैक बना दिया गया। इसके बाद इसने वर्ल्ड कप भी जीता और इसी पोजीशन पर खेलते हुए मुतअद्दिद चैंपियंस लीग टाइटल्स भी अपने नाम किए। पोजीशन तब्दील करके किस्मत के फैसले तब्दील करने वाले खिलाड़ियों में मिस्री खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने भी अपने कैरियर का आगाज लेफ्ट बैक के तौर पर ही किया। मिस्र की जानिब से इन्हें लेफ्ट बैक की पोजीशन पर खिलाया गया। यूथ कोच सईद अल शशैनी की बदौलत मोहम्मद सलाह को राइट विंगर के तौर पर खिलाया गया। इसने सलाह की ड्रिबलिंग सलाहियतों को बड़े करीब से नोटिस किया और उसके लिए यह बेहतरीन फैसला किया। उसके बाद मोहम्मद सलाह का कैरियर कामयाबियों की बुलंदी पर पहुंच गया। इस फहरिस्त में सबसे ज्यादा हैरान कुन नाम पुर्तगाली खिलाड़ी ब्रूनो फर्नांडिस का है। ब्रूनो ने भी अपना कैरियर मिडफील्डर के तौर पर शुरू किया। एक पुर्तगाली क्लब ने तो इसके अंदाज से मुतासिर होकर बचपन ही में इसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिया था, मगर इसने वो ऑफर ठुकरा दी और विस्टा ज्वाइन कर लिया। साल 2009 में वो लोन पर खेल रहा था और इस दौरान इसकी पोजीशन तब्दील करके इसे अटैकिंग मिडफील्डर बना दिया गया। उस वक्त वो सिर्फ 15 साल का था। वो अपनी पोजीशन पर इतना अच्छा खेलता था कि 2 साल बाद इसे इतालवी लीग ने साइन कर लिया। इसकी कामयाबी का सफर वहीं से शुरू हो गया। हमारी इस फहरिस्त में आखिरी नाम ऐसे खिलाड़ी का है जिसने वर्ल्ड कप में गोल्डन ग्लव का अवार्ड जीता है, मगर इस मकाम तक पहुंचने से पहले वो आउटफील्ड पोजीशन पर खेलता था। जियानलुइजी बफोन दुनियाई फुटबॉल का एक अजीम गोलकीपर है, मगर इसने भी बतौर गोलकीपर अपना कैरियर शुरू नहीं किया। वो कैरियर के आगाज में सीरी बी के क्लब पार्मा की जानिब से मिडफील्डर खेलता था। कैमरून के लेजेंडरी गोलकीपर थॉमस एनकोनो से मुतासिर होकर उसने फैसला किया कि वो गोलकीपर बनेगा। खुशकिस्मती ने उसका दरवाजा बिल्कुल उसी वक्त खटखटाया। पार्मा यूथ क्लब के दोनों गोलकीपर जख्मी हो चुके थे। क्लब को गोलकीपर की जरूरत थी। उस वक्त बफून ने अपने आप को गोलकीपर के तौर पर इस्तेमाल किया। सिर्फ 2 हफ्ते के वक्त में उसने पार्मा में अपनी जगह मुस्तकिल तौर पर मुस्तहकम कर ली। यहाँ बहुत ही शानदार रिपोर्ट आपने देखी। आफरीदी, आजकल भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं और नज़र में आए हैं, जैसे सिटी के कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी पोजीशन को चेंज किया, और रैशफोर्ड की मैं बात करूंगा, उनकी भी पोजीशन को चेंज किया और उसके बाद बिल्कुल एक अलग खिलाड़ी हमें दिखाई दी। कितना इंपॉर्टेंट होता है ये कोच के लिए कि सही जगह पे प्लेयर को खिलाना, और ऐसे काफ़ी प्लेयर्स हैं जिनकी जो है वो करियर बर्बाद भी हुआ, उनको यानी टैलेंट था लेकिन उनको सही पोजीशन पर नहीं खिलाया गया। जी बिल्कुल, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनके ऊपर एक और पैकेज बन सकता है, लेकिन अगर इस पैकेज की बात की जाए और थोड़ा सा इसमें वैल्यू एडिशन जैसे आपने किया, बहुत खूबसूरत था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में एक स्ट्राइकर बना दिया है रैशफोर्ड को, और उसी वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड की एकदम से रिकवरी हुई है। हालांकि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने व्यूअर इस सीजन कोई खास बड़ी चीज नहीं की थी। एक कैसेमीरो को खरीद लिया था, एंथनी तो जो खरीदा भी था तो फ्लॉप हो गया, लेकिन रैशफोर्ड जो है उनको पोजीशन चेंज करने से एक उनके पास अब मजबूत कैंडिडेट जो स्ट्राइकर है वो मौजूद है अगले कई सालों तक। जी बिल्कुल, और आपके पास ये एक वैल्यू एडिशन। अब रैशफोर्ड के साथ साथ सबसे बड़ा जो अभी चेंज आया है वो ये है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, जो कि डिफेंडर थे और अपना जो स्किल था वो बेशक अभी अच्छा निभा रहे थे या नहीं निभा रहे थे, लेकिन क्रिटिसिज्म का शिकार हो रहे थे। उसको क्लॉप ने मिडफील्डर बना दिया, और अब देखिए इंग्लैंड नेशनल टीम का भी वो मिडफील्डर बन गया है, जिसकी जगह लिवरपूल में मुश्किल से बन रही थी, अब वो नेशनल टीम में भी परमानेंट हो गया। बिल्कुल, और बड़ी जबरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी थी पिछले यूरो क्वालिफायर्स में, और यहाँ पर ये आपने रिपोर्ट देखी है। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट, और प्रोग्राम में बात करेंगे यूरो क्वालिफायर्स की। पुर्तगाल वर्सेस आइसलैंड के दरमियान मैच हुआ है, और बड़ी हैरान कुन बात है कि आइसलैंड ने जो है वो ये मैच सिर्फ 1 गोल से हारा है, यानी शिकस्त हासिल हुई है उन्हें। पुर्तगाल जैसी टीम जिनके बारे में कहा जाता है, और आफरीदी ने भी कहा था कि इतना टैलेंट है उनमें, और ये आने वाले वक्तों की ब्राज़ील हो सकती है, जो वो ब्राज़ील जिसने ट्रैवल जीता और वो ब्राज़ील जिसने 3-4 वर्ल्ड कप जीते। लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है क्वालिफायर्स में, वो 1 गोल से ये मैच जीता है आइसलैंड के अगेंस्ट। और आइसलैंड जो है कि बहुत बड़ा मुल्क नहीं, बहुत बड़ी टीम नहीं है उनकी। जी आपने देखा 0 के मुकाबले में 1 गोल से पुर्तगाल ने ये मैच यूरो क्वालिफायर्स का अपने नाम किया है। आफरीदी, क्या परफॉर्मेंस है पुर्तगाल की? आप इतनी टैलेंटेड टीम है, आप तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं इनकी तारीफ़ करते हुए। वर्ल्ड कप में भी आपने कहा
वर्ल्ड कप में भी हमें कुछ नज़र नहीं आया। टैलेंट का क्या अचार डालेंगे अगर हमारी टीम ग्राउंड में परफॉर्म ही नहीं कर रही? एक्चुअली में आप थोड़ा सा ज़्यादा ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो आपका पर्सनल हो क्रिटिसिज्म सकता तो है, उसी को लेकिन होता है ना जो अच्छा नहीं, आप उनकी परफॉर्मेंस तो देखें ना। अगर परफॉर्मेंस खराब होती और आप दूसरी टीम को ऐसे कह रहे हैं, बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे हैं एक तरह से। वो भी तो ग्राउंड पे खेलने आए थे, आइसलैंड वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुका है, बहुत ही बेहतरीन उनकी टीम हुआ करती थी, अभी भी है, compete करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली टैलेंट वाइज पोर्चुगल बहुत आगे। चले पहले स्टैट्स पे एक नजर डालते, फिर मैं आपसे मजीद जो है वो ये डिबेट करूंगा। जी, स्टैट्स आपके सामने हैं। 11 पुर्तगाल के शॉट्स हैं और 7 शॉट्स आइसलैंड के हैं, और शॉट्स ऑन टारगेट 3 है पुर्तगाल के आफरीदी, और एक जो है वो यहाँ पे आइसलैंड को मिला। पोजेशन सिर्फ रखा है पुर्तगाल ने ज़्यादा 72%, उसके अलावा जो है वो 28% जो है वो आइसलैंड के पास था। बाकी आप देख रहे हैं कॉर्नर्स भी 11 मिले हैं पुर्तगाल को, 3 मिले हैं आइसलैंड को। पास एक्यूरेसी, पासेस और फाउल्स भी आप देख रहे हैं। आफरीदी 3 शॉट्स ऑन टारगेट आइसलैंड के खिलाफ, और आइसलैंड ने 7 शॉट्स अटैक में की हैं और 11 की हैं। मुझे तो ऐसा कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं लगा कि आइसलैंड किसी बहुत बड़ी टीम के अगेंस्ट खेल रहा है या पुर्तगाल के अगेंस्ट खेल रहा है, जिसमें रोनाल्डो भी हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और एक गोल भी जो उन्होंने ही किया था, अगर वो ना करते तो शायद। तो बाकी टैलेंट किधर है फिर? एक्चुअली में रोनाल्डो तो अब इस टीम का वो एक मतलब वो पार्ट नहीं है जो बाकी प्लेयर्स हैं। आप देखें, ट्रिपल विनिंग प्लेयर्स हैं इस टीम में, मैनचेस्टर सिटी के ट्रिपल विनिंग प्लेयर्स हैं, और दुनिया की जितने भी आप टॉप नेम्स ले, मैनचेस्टर यूनाइटेड के बेस्ट प्लेयर ब्रूनो फर्नांडिस से पहले मैच में गोल और असिस्ट दोनों कर चुके थे। आप देख लें, हर जगह पे इनके पास जो हैं वो 5 स्टार प्लेयर्स हैं, और अब दूसरी टीम ने, अब उनको पता है कि ये टीम टैलेंट वाइज हमसे बहुत आगे है, तो उन्होंने बस खड़ी कर दी है और काउंटर अटैक पे 2-3 अटैक कर दिए हैं, जिसमें स्टैट्स में नंबर आ गए हैं। तो आप सिर्फ स्टैट्स में नंबर देखें, तो जब एक टीम अच्छी होती है तो उसका काम यही होता है कि उसने बस जो है उसको हिलाना है। मतलब आपके पास टैलेंट है, आपके पास ऐसे प्लेयर्स हैं, और उनको इसीलिए खिलाया जाता है कि आप इस बस को जो है वो तोड़ें। अब वो ये तो नहीं आप एक्सक्यूज दे सकते कि उन्होंने बस खड़ी कर दी तो इसलिए हम तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, तो मैच तो जीता है ना, 1-0 से जीता है। अगर हार जाते इस बस से तो फिर हम कह सकते थे कि बस, ऑब्वियसली बस को आपने पेनिट्रेट करना है। जो सारे प्लेयर्स डी में खड़े हो गए, तो और इसी वजह से मोरक्को सेमीफाइनल तक भी पहुंची थी कि उनके डिफेंस को कोई स्प्लिट नहीं कर पा रहा था। ये भी एक टैलेंट होता है, यही पोर्चुगल टीम नहीं कर पाई थी, लेकिन इस मैच में एटलीस्ट कर दिया। चलें, अच्छी बात है, और हम देखना चाहते हैं, क्रिटिसाइज भी इसीलिए कर रहे हैं कि पुर्तगाल जैसा टैलेंट और जैसी टीम है वो ज़्यादा अच्छा ऐसी टीम के खिलाफ खेले, और क्योंकि आइसलैंड अभी उस तरह से बहुत बड़ा उसमें प्लेयर्स नहीं हैं, तो इस हवाले से पुर्तगाल को ये थोड़ा सा क्लिनिकल होना चाहिए था इस मैच में। एनीवेज, नेक्स्ट मैचेस में देखेंगे क्या करती है पुर्तगाल। और यहाँ पर इस मैच की जो ख़ास बात थी वो ये थी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो, उनका नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पहले भी जो है वो इतनी अचीवमेंट्स रोनाल्डो अपने लिए ले चुके हैं और कर चुके हैं। और अफरीदी सऊदी प्रो लीग में है, अल नसर में है, और पहले खिलाड़ी हैं जिसने एक ऐसा वो भी स्टेप उठाया, एक ट्रेंड सेटर है कि अब बाकी बहुत से प्लेयर्स आ रहे हैं सऊदी प्रो लीग में। अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम शामिल आ गया। ये एजाज़ कितना बड़ा है, और क्या और किसी के पास है? कोई, ऑब्वियसली जब इन्होंने सेट कर दिया तो इन्हीं के पास अब रहेगा, और कोई मानी नहीं रखता ये रिकॉर्ड जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। इनका जो गोल स्कोरिंग वाला रिकॉर्ड भी है, तो रिकॉर्ड्स तो होते ही टूटने के लिए, कोई और आ जाएगा तोड़ देगा ये रिकॉर्ड। लेकिन असल चीज़ है कि आप एज अ प्लेयर क्या अचीव करते हैं थ्रू आउट द कैरियर। एज अ क्लब प्लेयर तो इन्होंने सब कुछ ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है, बस सिर्फ एक ही ट्रॉफी है जो मिसिंग है। लेकिन आपको लगता है अभी उनकी लड़खड़ाती हुई जिंदगी में, करियर में जो है वो ये एक खुशी की जो है वो झोंका हवा का एक आया है, और वो ये है कि उनका नाम उसमें आ गया है, या ये कोई मायने उनके लिए भी नहीं रखता? नहीं, ऑब्वियसली एक रिकॉर्ड तो है और मानी तो रखता है, लेकिन ये है कि इतना बड़ा इम्पैक्ट इनके, क्योंकि ऑलरेडी इतने रिकॉर्ड्स ये बना चुके हैं। हर दिन जब ये खेलते हैं तो कोई ना कोई रिकॉर्ड बनता ही जाता है, क्योंकि उस स्टेज में पहुंच गए हैं कैरियर के। इस स्टेज में तो लोग फुटबॉल ही नहीं खेलते, मैनेजर बन जाते हैं या कोचिंग की तरफ चले जाते हैं। उस स्टेज में एक इब्राहिमोविच भी अभी 41 साल तक खेल रहे थे। आप ज़्यादा ही रोनाल्डो को जो है वो आई थिंक उनकी साइड भी लेते हैं और पसंद करते हैं। ज़लाटन इब्राहिमोविच, जी हाँ, वो भी 41 साल में भी पिछले दिनों फेयरवेल रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े, कितने बैलन डॉर जीते हैं ज़लाटन ने।
बैलन डी'ओर्स तो नहीं जीतने, अगर बात करें रिकॉर्ड्स की कंपैरिजन की हालांकि तो ज़्लाटान मेरे बहुत फेवरेट खिलाड़ी हैं और बहुत ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे, लेकिन आप रोनाल्डो से तो कंपेयर ना करें ना। नहीं, मैं खेलने की बात कर रहा हूँ कि आप एज के हवाले से अगर बात इस तरह तो वो एक जापानीज प्लेयर हैं, वो 55 साल में अभी भी खेल रहे हैं। चले ठीक है, चले आप जीत जाए, हम हार जाते हैं। और यहाँ पर जो है वो हम जो प्लेयर फीचर किया उस पर हम आपको दिखाते हैं, और वो हैं बर्नार्डो सिल्वा। और बर्नार्डो सिल्वा जो है बहुत ही शानदार उनकी परफॉर्मेंस इस मैच में रही है। जी हाँ, बर्नार्डो सिल्वा बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। प्लेयर ऑफ द मैच भी बर्नार्डो सिल्वा थे, ऑल्दो रोनाल्डो जो है उन्होंने 89th मिनट में गोल किया था। अफरीदी, बर्नार्डो सिल्वा सिटी इनके लिए भी एक खुशी का मौका है, अभी ट्रैवल जीता है और अब पुर्तगाल से मैच खेले हैं और प्लेयर ऑफ द मैच भी बने हैं। किस तरह से देखते हैं ये बहुत ही शानदार प्लेयर हैं और अभी तो इनके ट्रांसफर की खबरें बहुत गर्म है और अच्छा। PSG जो है वो फेवरेट कैंडिडेट लग रहा है, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी में इनका भी सफ़र जो है वो ऑलमोस्ट सब कुछ जीत चुके हैं। दूसरा ये कि वही कॉन्ट्रैक्ट तो किधर भी जा सकते हैं आपको लगता है? अभी तो इवन सऊदी प्रो लीग से भी इनको ऑफर है, लेकिन पर्सनली ये इतनी अर्ली एज में यूरोप को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अच्छा। नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक इनको एक अच्छी परफॉर्मेंस मेंटेन रखनी है। और ऑब्वियसली सऊदी प्रो लीग बहुत बेहतर हो जाएगी, लेकिन जो कंपटीशन का लेवल यूरोप में इनको मिलेगा, जो वर्ल्ड वहाँ पे कप के लिए ज़्यादा प्रिपेयर कर सकता है इनके लिए, वो सऊदी प्रो लीग चलें में स्टैट्स पे एक नजर डालते हैं, इनके इस मैच में क्या स्टैट्स थे, क्या परफॉर्मेंस थी। और ये आपके सामने 8.1 रेटिंग, एक्यूरेट पासेस 92%, चांसेस जो क्रिएट किए वो 1 थे, टचेस जो है वो 76 थे, सक्सेसफुल ड्रिबल्स 100% थी और पासेस इनटू फाइनल 32 थे, टैकल्स 100%। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय बर्नार्डो सिल्वा, प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। और यूरो क्वालिफायर्स के इस मैच में पुर्तगाल ने आइसलैंड को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त देकर ये मैच अपने नाम कर लिया है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट प्रोग्राम में नजर डालेंगे क्या लेटेस्ट हैपनिंग चल रही हैं, क्या सोशल मीडिया पे इन है अभी फुटबॉल के हवाले से। और सबसे पहले हमारे पास जो ट्वीट है उसको हम शामिल करेंगे और ये ट्वीट है नेमार के बारे में। नेमार रियली वांट्स टू रिटर्न टू बार्सिलोना and will go give everything to make it happen. He is even willing to lower his salary. अफरीदी, इतना क्या इनको वो क्रेज़ भूत सवार हो गया है, वो जो हमने कहा भी था कि पैसे भी कम लेने पे तैयार हैं। क्या ये ग्लोरी अपनी हासिल करना चाह रहे हैं जो कि पिछले कुछ अरसे में इनसे छिन गई है? जी ऑब्वियसली, और इवन अगर ये चले जाते हैं बार्सिलोना, क्योंकि PSG में तो ऑलमोस्ट ट्रांसफ़र लिस्ट हो गए हैं, मतलब इन्होंने जाना ही जाना है, तो ये इनको बार्सिलोना एक ऐसी ऑप्शन नज़र आती है जिसकी टीम भी अभी बिल्ड हो रही है, यंग टैलेंट है वो आ रहा है, और वहाँ जाके ये बैलन डी'ओर जीतने के करीब आ सकते हैं। तो ऑब्वियसली इनके लिए क्लब कैरियर में अब चैंपियंस लीग और सीरियस हैं कि अपने करियर को लेके ही जो है वो थोड़े से मोटिवेटेड हुए हैं कि मुझे जाते जाते कुछ तो अचीव। वो जो नेमार हमें नजर आते थे वो वापस शायद दोबारा से हमें नजर आए, इसलिए जो है वो अपना सब कुछ दाव पे लगा रहे हैं कि किसी भी तरह से बार्सिलोना जो है वो चले जाएं बार्सिलोना में। लेट्स सी बार्सिलोना में कब जाते हैं, कैसे जाते हैं, बार्सिलोना उनको लेता है, नहीं लेता, कैसे लेता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, और ये है मैनचेस्टर सिटी हैव अग्रीड अ डील टू साइन चेल्सी मिडफील्डर मैथ्यू कोवाचिच 25 million euros प्लस 5 million एड ऑन। जाफरीदी, ये क्या खबर है, थोड़ा सा इनका इनसाइड स्टोरी बताया हमें। एक्चुअली में मैथ्यू कोवाचिच खास करके जो इवन आपने हेडलाइंस में भी बोली कि समर सेल चल रही है चेल्सी पे, और ये समर क्लियरेंस सेल है। अच्छा। तो इनके प्लेयर्स तो हमने मतलब जनवरी में भी डिस्कस किया था कि ओवर क्राउडेड स्क्वाड है इनका, बहुत सारे प्लेयर्स इन्होंने खरीद लिए, अब ऑफ लोड कर रहे हैं। नया मैनेजर आया है, उन्होंने अपने प्लेयर्स बता दिए कि ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, तो वो जा रहे हैं। और कोवाचिच जो थे वो रिलक्टेंट थे कि उन्होंने मैनचेस्टर सिटी ही जाना है, किसी और क्लब में वो नहीं जाएंगे। अच्छा। वरना वो क्लब नहीं रहेंगे, तो इसलिए फिर चेल्सी को एग्री करना पड़ा। हालांकि चेल्सी की तो यही ख्वाहिश होगी कि मैक्सिमम पैसे कैश इन कर सके अपने प्लेयर्स पे, अभी तक तो कर रहे हैं, लेकिन 25 मिलियन में एक बार्गेन ही है मैनचेस्टर सिटी के लिए। काफ़ी वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं कोवाचिच। चलो लेट्स सी, चेल्सी जो है जैसे ख़रीद रहा था प्लेयर्स पिछले कुछ अरसे में, आप वैसे ही अफरीदी ने जैसे कहा समर सेल लगा दी उन्होंने। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये है मेसी के फैंस के लिए, और मेसी के फैंस के लिए क्या खबर है। इंटर मियामी आर टारगेटिंग जुलाई 21 एज लियोनेल मेसीज डेब्यू डेट फॉर द क्लब अकॉर्डिंग टू जी हॉर्गे मेंडेस उन्होंने कहा है। और अफरीदी, आप किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं? अब मेसी चले गए हैं, इंटर मियामी में फाइनल हो चुकी हैं चीज़ें, और अब डेब्यू करने वाले हैं, और क्या वो ग्लोरी मिल पाएगी MLS को जो कि यूरोप में फ़ुटबॉल को है?
ऑब्वियसली अगर मेसी आ जाते हैं तो ऑलरेडी ही फॉलोअर्स के जो रिकॉर्ड हैं वो टूट चुके हैं इंटर मियामी की भी, और MLS की भी फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। तो जब ये खेलेंगे पिच पे तो ऑब्वियसली लोग तो देखेंगे, आई बॉल्स तो आएंगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। और दुनिया के ग्रेटेस्ट प्लेयर, मतलब अगर फुटबॉल की ओवरऑल हिस्ट्री की बात की जाए या स्पोर्ट्स की ओवरऑल हिस्ट्री की बात की जाए, तो अगर 10 नाम अजीम नाम लिए जाएंगे स्पोर्ट्समैन की लिस्ट में तो इनका नाम लाजमी आएगा। ये पता है, सऊदी प्रो लीग का तो एक मिशन जो हमें लग रहा है और नज़र भी आ रहा है कि वो प्लेयर्स को ख़रीद रहे हैं और ले रहे हैं। अब MLS सिर्फ मेसी को ही इंटर मियामी ने ख़रीदा है, मतलब उनका कोई प्लान नहीं लग रहा कि लाइक वो यूरोप के प्लेयर्स लेना चाह रहे हैं या अपनी लीग को उस लेवल पे लेके आ रहे हैं, या ऑलरेडी होगी वो टॉप पे उनकी जो है वो लीग्स। लेकिन जस्ट एक फिगर, एक पर्सनालिटी उन्होंने जो है वो देखी है कि बस इनको ले आओ। ये थोड़ा सा आपको नहीं लगता कि अकेले क्या कर लेंगे? नहीं, एक्चुअली में इसके पीछे अच्छी खासी प्लानिंग है, और वो प्लानिंग इस लिहाज से है कि आप देखिए जो होर्हे मास हैं, जो इनके को ओनर है डेविड बैकम के साथ इंटर मियामी के, वो बड़े इंटेलिजेंट और जीनियस बंदे हैं और काफ़ी प्रोएक्टिव हैं अभी। और उन्होंने सारे क्लब्स को, अब सिंगल हैंडेडली इंटर मियामी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, उनके ऊपर भी फेयर प्ले आ जाता काम ये यानी ये भी शुरुआत कर दी पूरे क्लब से। उन्होंने कहा है कि हमने अब MLS को बस जिस तरह होता है 9 to 5 जॉब आप कर रहे हो, 9 to 5 में आप अगर एक्स्ट्रा करेंगे तो ही आप कुछ लाइक अभी वही बात है कि जैसे रोनाल्डो का आगाज किया सऊदी प्रो लीग ने, ऐसे ही मेसी के थ्रू MLS का एक आगाज कर रहे हैं वो, और एक प्लान कर रहे हैं आगे की। हाँ, और बाकी प्लेयर्स भी अट्रैक्ट होंगे। अब देखें जॉर्डी अल्बा और बुस्केट्स की भी लिंक्स आ रहे हैं कि वो भी आ जाएंगे। इस तरह जब आप इतने बड़े प्लेयर को ले आते हैं ना, तो बाकी प्लेयर फिर मतलब उनको ये नहीं लगता कि यार सिर्फ पैसों के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल। और फिर ये जो अगर गलत नहीं होगा कहा जाए कि यूरोप की बादशाहत खत्म होती हुई नजर आ रही है। एनीवेज लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, और ये भी चेल्सी से रिलेटेड हमारे पास ट्वीट है। चेल्सी हैव वर्बली अग्रीड विद सऊदी क्लब्स ऑन 3 डील्स एज रिवील्ड टुडे। कोलिबाली अल हिलाल के लिए जा रहे हैं, हकीम जियाद जो है वो अल नसर के लिए जा रहे हैं, मेंडी जो है उनके गोलकीपर अल अहली के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे भी चेल्सी ने कहा कि बस सबको फारिग करा दें। जियच अफरीदी बहुत शानदार प्लेयर, कैसे जाने दे सकती है चेल्सी उनको? कोलिबाली बेहतरीन प्लेयर, कैसे जाने दे सकती है? और जहाँ चले गए हैं उनके लिए क्या एक पॉजिटिव साइन है इनके आने का? ऑब्वियसली सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। इवन जो मेंडी हैं उनके पिछले सीजन के आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे, इंजरीज के बायस अब थोड़ा सा इनकी फॉर्म डगमगा रही थी, तो वो अब किसी और क्लब में जाएंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। हकीम जियच रोनाल्डो के साथ खेलेंगे, अब रोनाल्डो के साथ खेलेंगे हकीम जियच। और काफ़ी मतलब जो साइनिंग्स हो चुकी हैं ना अभी भी आप अगर देख ले, तो हमने पहले भी व्यूअर्स को बताया था कि जो इन्वेस्टमेंट फ़ंड है जो गवर्नमेंट के अंडर आती है सऊदी अरब के, उन्होंने ही ये 4 क्लब्स का जो बेड़ा है वो उठाया हुआ है, और सारे प्लेयर्स जो हैं गवर्नमेंट के सतह पे ये रिक्रूटमेंट हो रही है। एग्जैक्टली बिल्कुल। और एक प्लान जो है वो हमें नज़र आ रहा है इसके पीछे, और अच्छा प्लान भी है, और गल्फ कंट्रीज़ के लिए बड़ी ज़बरदस्त ये चीज़ भी है, और ऐसे प्लेयर्स आ भी रहे हैं। और इसी तरह करीम बेंजेमा का याद भी करवा दें, वो भी चले गए हैं और 14 साल की रफाकत छोड़ दी उन्होंने रियल मैड्रिड से, और अल इत्तेफाक में वो गए हैं। और डेब्यू भी आपको याद है उन्होंने उन्हीं के ख़िलाफ़ किया था, और ये भी हमने न्यूज़ अपने शो में शामिल की थी। जी बिल्कुल, अल इत्तेहाद गए हैं, और उनका जो डेब्यू मैच 2009 में फ्रेंडली मैच खेला गया था जिसमें रियल मैड्रिड ने उनको डेब्यू कराया था, वो भी अल इत्तेहाद के। बिल्कुल। नेक्स्ट नज़र डालते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, और नेक्स्ट जो ट्वीट है वो है वेस्ट हैम टर्न डाउन सेकंड आर्सेनल बिड फॉर डेक्लन राइस। अफरीदी, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? डेक्लन राइस आजकल बहुत ज़्यादा खबरों में है, कभी कुछ खबर आती है कभी कुछ आती है, अब क्या है? अगर ब्रिटिश फुटबॉल का सबसे अहम मिडफील्डर और सबसे इम्पोर्टेंट मिडफील्डर, सबसे बेहतरीन मिडफील्डर का जिक्र होगा तो डेक्लन राइस में वो टॉप फेरिस्ट में होंगे। अच्छा। बहुत ही अभी इस सीजन का अगर आप स्टैट्स उठा के देख लें प्रीमियर लीग में, हालांकि रेलीगेशन से लड़ रहे थे लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा ड्रिबल्स कंप्लीटेड इनकी हैं, सबसे ज़्यादा जो चांस क्रिएशन है वो इनके हैं। मतलब एक ऐसी टीम में जिसमें रेलीगेशन से आप लड़ रहे हैं, उसमें आपकी ये लेवल की परफॉर्मेंसेस तो अच्छी टीम में तो फिर आपकी ऑब्वियसली फिर। और उन्होंने तो वेस्ट हैम ने डे 1 से कहा हुआ था कि 100 मिलियन पाउंड से हम नीचे बात ही नहीं करेंगे। अच्छा, तो इसलिए इन्होंने दूसरी बिड भी रिजेक्ट कर दी। अब देखते हैं, आर्सेनल की वैसी हिस्ट्री बताती नहीं है कि वो इतने एक्सपेंसिव प्लेयर, उनकी एक पॉलिसी है कि आपने एक सर्टन अमाउंट के बाद अपने प्लेयर को नहीं खरीदना, बेशक वो जितना भी बड़ा प्लेयर हो। लेकिन ये एक
चेंज आया है तो उम्मीद है कि इनको जाने नहीं लेकिन इससे देंगे। पहले आर्सेनल प्रीमियर लीग में सेकंड पोजीशन पे भी तो नहीं आई ना, तो ये जो चेंज आया है कि सेकंड पोजीशन पे आई और इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, तो अभी जो है वो उनको लूप होल्स अपने फुल करने के लिए एक दो प्लेयर्स ऐसे रखने पड़ेंगे। और वैसे भी जैसा आप कह रहे हैं कि इतने ज़बरदस्त प्लेयर हैं, तो फिर तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा यहाँ पर आर्सेनल को। एनीवेज, ये कुछ ट्वीट्स और कुछ खबरें जो हमने आपके साथ शेयर की हैं, और मैचेस के बारे में भी आपको हमने बताया, और कुछ स्टोरीज और पैकेजेस आपके साथ शेयर किया आज के प्रोग्राम में। आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी गोल्डन बूट में रात 10 बजे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहर याब आफरीदी को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।